जनरल स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना से आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में। भारतीय नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी सर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जारी करी है और ये अपडेट है मुख्यतः ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर प्रोग्राम को लेकर के। टेडबीएफ ये वो प्रोग्राम है जिसको लेकर हमारी उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई हैं और हमारा एक सपना है कि भारतीय नौसेना में जो इंडिजिनस फाइटर जेट हैं इन्हें बड़ी संख्या में हम ऑपरेशनल होता देखें। और कहीं ना कहीं हमारी इस उम्मीद को पूरा करने में टेडबीएफ की एक बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। और इसी क्रम में भारतीय नौसेना की तरफ से ये कहा गया कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर फिलहाल भारतीय नौसेना की प्राथमिकता के लिस्ट में शायद सबसे टॉप पर है। और इस पर बात करते हुए एडमिरल डी.के. त्रिपाठी सर ने एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि एलसीए नेवी के जो प्रोटोटाइप हैं वो ऑलरेडी जो नीच टेक्नोलॉजीज हैं टेडबीएफ की उनके डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इनफैक्ट हमने बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको डेवलप भी कर लिया है और वो वैलिडेशन से गुजर रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के अराउंड जो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है इस प्रोग्राम के लिए वो बिल्ड किया जा रहा है। और अभी इस समय ये जो एयरक्राफ्ट है बेसिकली एलसीए नेवी ये डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टाइमलाइन को एक्सेलरेट करने में। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम का प्रभाव ये है कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर में जो टाइमलाइन का एक्सेलरेशन है वो भी हमें इनके चलते देखने को मिला है। अब अगर हम एलसीए नेवी प्रोग्राम पर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से ये प्रोग्राम ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के लिए एक आधारशिला का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल तो एलसीए नेवी हमारे लिए एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की भूमिका निभा रहा है और इसे हम फुल ऑपरेशनल फाइटर की जगह एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर यूज कर रहे हैं। और इसके चलते बहुत सारे जो वैल्यूएबल डेटा हैं जो कि एयरक्राफ्ट निर्माण के लिए ज़रूरी हैं और कैरियर बेस्ड ऑपरेशंस के लिए ज़रूरी है वो हम प्राप्त कर पा रहे हैं। मुख्यतः इस पे NP1 और NP2 की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि NP1 या नेवल प्रोटोटाइप 1 और NP2 की अगर हम बात करें तो इन्होंने सक्सेसफुली जो इसकी जंप टेक ऑफ है और अरेस्टेड लैंडिंग है शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी में उसको डेमोन्स्ट्रेट किया है। और रियल कैरियर ऑपरेशन जो होते हैं आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत में वो भी इनके थ्रू पूरे किए गए हैं। और ये हमारे लिए किसी बड़े माइलस्टोन से कम नहीं है क्योंकि इससे हमें जो इंडिजिनस एक्सपर्टीज़ हैं वो इस एरिया में मिलती हैं कि हमें कैसे रीइंफोर्स्ड लैंडिंग गियर्स का निर्माण करना है, कैसे अरेस्टर हुक सिस्टम्स का निर्माण करना है और कैसे हमें जो फोल्डेबल विंग्स हैं वो हमें बनानी है ताकि जो हैंगर स्टोरेज है उसमें एयरक्राफ्ट की जो कंपैटिबिलिटी है उसको हम यहाँ पर पूरी तरीके से मेंटेन रख सकें। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमें स्पेशलाइज्ड जो फ्लाइट कंट्रोल मोड्स हैं जो शॉर्ट टेक ऑफ और अरेस्टेड रिकवरी कॉन्फ़िगरेशन के लिए ज़रूरी होता है उसको विकसित करने में इसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है। एडमिरल त्रिपाठी का रिमार्क काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे भारतीय नौसेना का ये प्रोग्राम भले ही एक लेंदी ट्रायल से अभी तक गुजरा हो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के थ्रू लेकिन बहुत सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज पर हमने विजय प्राप्त कर ली है और सीधे तौर पर ये टेडबीएफ को लेवरेज करने का काम करेंगी। टेडबीएफ जो कि एक ज़्यादा एडवांस और ज़्यादा बड़ा एयरक्राफ्ट होने वाला है और ये बेसिकली हमें ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलेगा। और मुख्यतः इसका उद्देश्य एक ही होगा कि भारतीय नौसेना में जो MiG-29K की फ्लीट है इसको रिप्लेस किया जाए। इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी मिलकर काम करेगी। आपको शायद भूल गया हो तो हम याद दिला दें कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर किसी की मोनोपोली पे नहीं तैयार किया जाएगा बल्कि ये एयरक्राफ्ट एसपीवी मॉडल को फॉलो करेगा। यानी कि इसमें स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल फॉलो किया जाएगा जहां पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एक जनरेशनल गैप जो अभी तक क्रिएट हुआ है उसको फिल करने का काम करेगा। ये अपनी इनहैंस्ड रेंज, पेलोड कैपेसिटी, स्टेल्थ एलिमेंट और नेक्स्ट जनरेशन एवियोनिक्स के लिए जाना जाएगा। क्योंकि आप लोग अगर इस प्रोग्राम को शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं और अपडेट्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको भली भांति पता होगा कि इसमें बहुत सारी जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं वो AMCA प्रोग्राम से बोरो करी गई हैं जो कि नियर फिफ्थ जनरेशन या फिफ्थ जनरेशन है। ऑल्दो ये एयरक्राफ्ट एक फुली स्टेल्थ फाइटर नहीं है लेकिन फिर भी आप इसे सेमी स्टेल्थ फाइटर की कैटेगरी में रख सकते हैं क्योंकि इसका जो फ्रंटल सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेल्दी है। और ऑल थैंक्स टू एलसीए नेवी की बहुत सारी जो नीच टेक्नोलॉजीज हैं वो ऑलरेडी इसके लिए विकसित की जा चुकी हैं। लेकिन स्टिल अभी इस प्रोग्राम को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के CCS अप्रूवल का इंतजार है
और हम सब भली भांति जानते हैं कि जब तक प्रोग्राम को सीसीएस अप्रूवल नहीं मिलता तब तक आप उसकी आधिकारिक शुरुआत नहीं मान सकते। और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो अभी तक हमें डिफेंस एक्सपर्ट्स और अलग अलग आर्टिकल्स में पढ़ने को मिली है वो ये कहती है कि जब सीसीएस अप्रूवल मिल जाता है तो उसके 4 वर्ष में हम एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान को एक्सपेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान के चलते हैं कि 2026 में इस प्रोग्राम को सीसीएस का अप्रूवल मिलता है तो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की जो पहली उड़ान है वो हमें 2030 या 31 तक देखने को मिलेगी। और फिर आगे के 2 से 3 वर्ष आप और डेवलपमेंटल ट्रायल में जोड़ लें तो 2035 के पहले या 2036 के पहले ये एयरक्राफ्ट आपको ऑपरेशनल होता दिखाई नहीं पड़ता। अब आइए बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि आप इसको राफेल एम से कैसे कंपेयर कर सकते हैं और किन मामलों में ये ज्यादा बेहतर है। तो आइए डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर की लेंथ से। ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर की अगर हम लेंथ की बात करें तो ये 16.3 मीटर की होने वाली है। वहीं इसका विंग स्पैन की अगर हम बात करें तो इसका जो अनफोल्डेड विंग स्पैन है वो 11.2 मीटर्स का होगा। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट जो है ये 26,000 किलोग्राम का होने वाला है। वहीं टॉप स्पीड की बात करें तो ये मैक 1.6 से मैक 1.8 की जो टॉप स्पीड है जो कि अराउंड 2000 किलोमीटर पर आवर होती है उसको होस्ट करेगा। सर्विस सीलिंग की बात करें तो 18,000 से 20,000 मीटर की जो इसकी सर्विस सीलिंग है वो हमें देखने को मिल सकती है। कॉम्बैट रेडियस की बात करें तो वो 800 से लेकर 900 किलोमीटर तक होने वाला है। और अगर हम एक्सटर्नल टैंक के साथ इसकी रेंज की बात करें तो ये 2500 किलोमीटर या उससे ज़्यादा तक ट्रैवल करने में सक्षम है। अगर हम सेंसर और सिस्टम्स की बात करें तो इसमें हमें एक गैलियम नाइट्राइड बेस्ड जो एसा रेडार है जो कि उत्तम का ही एक वेरिएंट हमें देखने को मिलेगा वो इस एयरक्राफ्ट में यूज़ किया जाएगा, जो कि अपने एडवांस ट्रैकिंग और टारगेटिंग कैपेबिलिटी के लिए जाना जाता है। इसके अलावा हमें इसमें एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम देखने को मिलने वाला है। ग्लास कॉकपिट और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम जो है वो देखने को मिलेगा, जिससे पायलट की जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। अगर हम इसके मिशन की बात करें तो इसके जो प्राइमरी मिशन होने वाले हैं, वैसे तो ये एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की भूमिका निभाएगा, लेकिन जो प्राइमरी मिशन होंगे वो एयर सुपियोरिटी, फ्लीट एयर डिफेंस, एंटी शिप और मिलिट्री स्ट्राइक मिशन होने वाले हैं। हालांकि ये ग्राउंड अटैक और प्रिसीजन स्ट्राइक मिशन को एग्जीक्यूट कर सकता है और यही कारण है कि इस कैपेबिलिटी के चलते भारतीय वायुसेना को अक्सर इस प्रोग्राम से जोड़ा जाता रहा है और इसका एक एयरफोर्स वेरिएंट भी प्रपोज किया गया था जिसको हम आर्का के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ये रिकॉनेसेंस और इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस जो मिशन है वो एग्जीक्यूट कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अटैक करने में भी ये सक्षम होगा और ये एक मिनी टैंकर की भूमिका भी निभा सकता है क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी एरियल रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी भी हमें देखने को मिलने वाली है। इसमें हमें 11 से 12 हार्ड पॉइंट देखने को मिलेंगे जहां पर ये अस्त्र, रुद्रम और दूसरी सीरीज की जो मिसाइल्स हैं वो कैरी करने में सक्षम होगा। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया टेडबीएफ के बारे में। आशा करते हैं इससे बहुत सारी नई अपडेट्स आपको देखने को मिली होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।